हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इससे पहले अपने पढ़ चुके हैं फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन्स, फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, और इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है अपना वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन। वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ड्यू टू a circular disc तो वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। विवर्तन अपन बोलते हैं कि प्रकाश किरणों के जो मुड़ने की जो घटना है उनको अपन बोलते हैं विवर्तन। चकती क्या होती है? सर्कुलर चकती है, जैसे सर्कल की तरह, वर्त की तरह, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो कवर्ड होता है। जैसे रिंग जो होती है वल्ले, वो तो अंदर से उसका जो पार्ट है वो खोखला होता है, अंदर से इस प्रकार से होता है, लेकिन डिस्क के अंदर क्या होता है कि ये जो एरिया है ये कवर्ड होता है पूरा। जैसे चपाती की तरह अपन बात करें तो चपाती अपने आप में एक डिस्क है, चकती है, इस प्रकार से ये एरिया पूरा कवर्ड होता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर गिरेगी तो इसके किनारों से प्रकाश किरणें हैं वो मुड़ेंगी, और मुड़ने की घटना को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है। तो सबसे पहले अपन एक चकती लेते हैं, कोई वर्ताकार चकती है अपने पास, और इसका ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है, अपने को पता है। ये अपने पास कोई वर्ताकार चकती है जिसको इस प्रकार से अपन ने रख रखा है, और यहां कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स है एस। अब फ्रेनल क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे जो प्रकाश तरंगें निकलती है वो तरंगागर के रूप में निकलती है। तो यहाँ से जो प्रकाश तरंगें निकलेंगी वो तरंगागर के रूप में निकलेंगी। इसका मतलब इस चकती के ऊपर एक गोलीय तरंगागर आपतित होता है, स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट को लिखते हैं W और W डैश, और ये है चकती का केंद्र। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगागर है W डैश, जो चकती के ऊपर आपतित होता है, और चकती के ठीक पीछे विवर्तन की घटना देखने के लिए एक पर्दा लगा रहता है। अब अपने को पता है कि चकती के किनारे के ऊपर प्रकाश किरणें गिरेंगी तो इस किनारों से मुड़ेंगी, यानी मुड़ के इस प्रकार से जाएंगी। ये इस स्क्रीन का कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट अपन मान लें G, और ये पॉइंट अपन मान लें F। तो ये इस टॉपिक का है वो सर्किट, ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम से जैसे अपन बात करें कि चकती के कारण विवर्तन है वो किस प्रकार से हुआ है, वो अपन पर्दे के ऊपर देखें तो इसमें थ्योरी में अपने को क्या लिखना है कि माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, यानी लेट S इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिससे उत्सर्जित तरंगागर
W' चकती पर आपतित होता है। चकती के ठीक पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, इतना अपने को थ्योरी में लिखना है। यानी ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है और उससे गोलीय तरंग अगर आपतित होगा फ्रेनेल के अनुसार, और चकती के ठीक पीछे है वो एक पर्दा लगा हुआ है। ये तो एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर अपने को सिस्टम लेना है। अब देखो, अपन डिस्कस करें कि जैसे इस चकती के ऊपर इस एस से लाइट गिरेगी तो चकती का जितना क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल में आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर अंधेरा दिखेगा। जैसे अपन बात करें कि जैसे ये कोई अपने इस प्रकार से चकती है और यहाँ अपने लगा रखी, इसके ऊपर अपन टॉर्च से लाइट डालेंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा कि इसकी छाया दिखेगी आपको, क्योंकि इतना जो एरिया है वो तो ये इसके बीचों बीच प्रकाश जा नहीं सकता, तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी छाया दिखेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितना चकती का क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल में तो अंधेरा दिखेगा। यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी से यहाँ पर अपन 2 पॉइंट यूज में लेंगे। एक पॉइंट तो कि अपनी ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या कहती है, ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है, और एक एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो ज्यामितीय प्रकाशिकी तो ये कहती है कि पर्दे के बिंदु G और F के बीच का भाग जो है वो क्या होना चाहिए, अंधकारमयी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ G और F के बीच में तो अंधेरा होना चाहिए। इसके ऊपर से प्रकाश किरणें निकल सकती हैं तो यहाँ प्रकाश दिखेगा आपको, इसके नीचे से प्रकाश किरणें निकल सकती है तो यहाँ प्रकाश दिखेगा। बाकी बीच का जो एरिया है वहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णतः अंधेरा होना चाहिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब इस डायग्राम के नीचे अपन लिखेंगे कि ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार, लिख देता हूँ मैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पर्दे के बिंदु G व F के मध्य का भाग अंधकारमय होना चाहिए, अंधकारमय होना चाहिए। ये तो अपने को पता है, ये तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सीधी सी बात है कि इस शक्ति के ऊपर प्रकाश गिरेगा तो इतना जो भाग है वो अंधकारमय होगा। यानी G और F के बीच में आपको अंधेरा दिखेगा। इस G के ऊपर का भाग है वो प्रकाशमयी होगा, F के नीचे का भाग प्रकाशमयी होगा, लेकिन G और F के बीच का जो पार्ट है वहाँ पर अंधेरा होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया चकती का विवर्तन से, चकती से विवर्तन का, तो उस एक्सपेरिमेंट में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आया कि G और F के बीच का भाग अंधकारमयी होगा, लेकिन चकती का यदि क्षेत्रफल छोटा है, यानी ये चकती छोटी है, तो छोटी चकती है तो पर्दे का केंद्र बिंदु जो मिड पॉइंट है P, वो क्या होगा, सर्वाधिक चमकीला होगा। फिर यदि चकती का क्षेत्रफल और भी कम कर दिया जाए तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, यानी बिंदु P है वो अधिक चमकीला होता जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो ये क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परंतु प्रयोगों से स्पष्ट हुआ, परंतु प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि क्या हो यदि चकती का क्षेत्रफल कम है, यदि चकती का क्षेत्रफल कम हो तो G व F का मध्य भाग अंधकारमयी होगा, यानी छाया दिखेगी, परंतु पर्दे का केंद्र बिंदु
केंद्र बिंदु P सर्वाधिक चमकीला होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 2 पॉइंट आपको लिखने हैं कि ज्यामितीय प्रकाशिकी तो क्या कहती है, पर्दे के G और F के बीच का भाग अंधकारमयी होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या करता है कि G और F के बीच का भाग अंधकारमयी होगा, परंतु पर्दे का बिंदु P है वो क्या होगा, सर्वाधिक चमकीला होगा। फिर आपको इसके नीचे क्या लिखना है, यदि चकती का क्षेत्रफल और कम कर दिया जाए तो बिंदु P की चमक है वो बढ़ेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे अपने जो पॉइंट लेक्चर जो आएंगे उसमें इस प्रकार की कोई चीज़ें ले लेगा और उससे विवर्तन देखेगा, तो 3-4 जो लेक्चर हैं वो इसी टाइप के आएंगे। जैसे आयताकार कोई भी रोड है उसके कारण विवर्तन, कोई भी नुकीली चीज़ रख देगा उसके कारण विवर्तन। तो ये फैक्ट है, ये समझ में आना जरूरी है। ये चीज़ें सभी में लिखी जाएंगी ऐसी की ऐसी। इसके नीचे आपको और क्या लिखना है, यदि चकती का क्षेत्रफल और कम कर दिया जाए तो बिंदु P जो है वो क्या होगा, उसकी चमक है वो बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है, यह प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। तो नीचे लिखोगे यह प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। अब इस बिंदु P की चमक क्यों बढ़ी, तो इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता वहाँ ज़्यादा थी इसलिए बढ़ी। तो प्रकाश की तीव्रता अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता, तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P। तो तीव्रता निकालने के लिए अपने को आयाम की जरूरत पड़ती है। अपन मान लें कि पर्दे के ऊपर पहुंचने वाली, मान के चलो कि 10 तरंगें हैं, तो इन तरंगों का पहले अपने को आयाम मानना पड़ेगा, और अपने को पता है कि आयाम का जो वर्ग है वो तीव्रता के समानुपाती होता है। तो अपन मान लें कि माना पर्दे पर पहुंचने वाली तरंगों के आयाम क्रम से E1, आयाम को E1, E2, E3 डॉट डॉट लास्ट वाला कितना है, En है। पर्दे P के ऊपर जो भी तरंग पहुंच रही है इनका आयाम क्या लिख दिया, E1, E2, E3 डॉट डॉट En है। तो इसका जो परिणामी आयाम होगा वो कैसे लिखेंगे, रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम E इक्वल्स टू, सभी को ऐड करेंगे, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट डॉट प्लस En। अब ये परिणामी आयाम अपन ने ऐड कर दिया, लेकिन परिणामी आयाम ऐड कर रहे हैं अपन, तो अपने को पता है कि चाहे व्यतिकरण की घटना हो चाहे विवर्तन की घटना हो, फ्रिंजें बनती हैं, और फ्रिंजें बनती है एकांतर क्रम में, एक चमकीली फ्रिंज एक काली फ्रिंज, एक चमकीली एक काली। तो यहाँ पर क्रमागत पर्दे पर आपको फ्रिंजें दिखाई देंगी। तो जैसे मान के चलो कि पहली तरंग चमकीली बन गई तो उसका आयाम धनात्मक है, तो दूसरी काली फ्रिंज बनेगी, काली फ्रिंज का आयाम ऋणात्मक। तो ये अल्टरनेटिव ऑर्डर के अंदर आपको लिखना है, ये सही नहीं है, इसके साइन चेंज करने हैं। पहली चमकीली बन गई तो उसका पॉजिटिव, दूसरी काली फ्रिंज बनती है तो उसका नेगेटिव, फिर तीसरी चमकीली बनेगी पॉजिटिव, उसके बाद फोर्थ काली फ्रिंज बनेगी डार्क बनेगी नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में चलेगा। परिणामी जो आयाम है E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4, इस प्रकार से एक प्लस एक माइनस। ऐसा क्यों होगा, एक चमकीली फ्रिंज एक काली फ्रिंज, एक चमकीली फ्रिंज और एक काली फ्रिंज, इस प्रकार से बनेगा। अब अपन इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें। तो सबसे पहले चेक करें कि चकती का क्षेत्रफल कितना है। तो पॉइंट नंबर A डालें इसमें, यदि चकती का क्षेत्रफल कितना हो, फ्रेनेल के जो अर्धावर्ती कटिबंध बनते हैं, जैसे इस प्रकार से जो कटिबंध बनते हैं,
ये पहला कटिबंध, ये दूसरा कटिबंध, ये तीसरा कटिबंध, इस प्रकार से। यदि चकती का क्षेत्रफल क्या हो, पहला जो कटिबंध है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो। यदि चकती का क्षेत्रफल प्रथम कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर हो तो, अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या कह दिया कि चकती का क्षेत्रफल है वो पहले कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पर्दे के ऊपर बाकी सारे कटिबंध दिखेंगे लेकिन पहला कटिबंध नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर चकती का क्षेत्रफल है। अब टॉर्च डालोगे आप तो पहला कटिबंध जो है वहाँ अंधेरा दिखेगा आपको, यानी चकती जो है वो पहली कटिबंध को रोक लेगी और बाकी क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, बाकी सारे कटिबंध बन जाएंगे। जैसे यहाँ ये कटिबंध बन गए, इतने एरिए का आपने यहाँ चकती लगा दी, ऊपर से लाइट मारोगे तो बाकी के सारे कटिबंध बनेंगे, लेकिन ये पहला जो कटिबंध है ये नहीं बनेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यदि चकती का क्षेत्रफल प्रथम कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर हो तो चकती प्रथम कटिबंध को अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब ब्लॉक यानी बढ़ने नहीं देगी, अवरुद्ध कर देगी। पहले कटिबंध को क्या कर देगी, अवरुद्ध कर देगी, तथा शेष कटिबंध क्या रहेंगी, तथा शेष कटिबंध खुले रहेंगे। एक को ब्लॉक कर देगी क्योंकि कितने तो खुद का एरिया है तो वहाँ तो छाया बढ़ेगी। शेष कटिबंध खुले यानी ओपन रहेंगे। तो परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम ये निकाल रखा आपने। परिणामी आयाम ई बराबर, पहला कटिबंध बना ही नहीं तो पहले कटिबंध का आयाम इंक्लूड नहीं करोगे तो बाकी ऐसा कैसा लिखोगे। तो परिणामी आयाम -E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस डॉट डॉट प्लस E। पहला नहीं बनेगा, बाकी बनेंगे। एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इस परिणामी आयाम को आप क्या लिख सकते हो कि परिणामी जो आयाम होता है वो पहले आयाम के आधे के बराबर होता है। ये बाय एक्सपेरिमेंट है, तो एक बार आपको ध्यान रखना है। आया कैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी परिणामी आयाम देखो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि परिणामी आयाम ऐसे लिख दिया अपन ने। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ एक लाइन लिखोगे कि यह परिणामी आयाम पहले कटिबंध के आयाम के आधे के बराबर होगा या होता है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ई बराबर पहले का आधा कर दो वो इसके बराबर ही आएगा, -E2/2, पहले के आयाम के आधे के बराबर। अब अपन इसकी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के बराबर होती है। प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के बराबर होती है। तो E का मान रखेंगे यहाँ, तो -E2/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, E2²/4, यानी I बराबर कितना आ गया, E2²/4। ये आयाम का स्क्वायर है तो ये अपने आप में एक तीव्रता है। E2 है तो इसके संग जो तीव्रता है उसको I2 मान लें। तो ये I बराबर कितना हो गया, I2/4। यदि चकती का क्षेत्रफल पहले कटिबंध के क्षेत्रफल के बराबर है तो पर्दे के बिंदु P पर इतनी तीव्रता दिखेगी, I बराबर I2/4। अब थोड़ा सा B पॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे, चकती का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। B पॉइंट में क्या लिखेंगे, यदि चकती का क्षेत्रफल दो कटिबंधों की क्षेत्रफल के बराबर हो, यदि चकती का क्षेत्रफल दो कटिबंधों के क्षेत्रफल के बराबर हो
तो चकती क्या करेगी, अब की बार दो कटिबंधों को रोक लेगी, क्योंकि जितने एरिया के अंदर दो कटिबंध बनते हैं उतने एरिया की तो चकती है, तो वहाँ तो छाया बनाएगी, वो बाकी कटिबंध खुले रहेंगे, तो दो को ब्लॉक करोगी। तो चकती प्रथम दो कटिबंधों को ब्लॉक कर देगी तथा शेष कटिबंध ओपन रहेंगे। बाकी के जो कटिबंध हैं वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो परिणामी आयाम क्या लिखोगे, परिणामी आयाम E बराबर, परिणामी आयाम ये लिखा था अपन ने, तो पहला नहीं बनेगा कटिबंध, दूसरा नहीं बनेगा, तो दोनों को ऐड नहीं करेंगे। तो परिणामी आयाम क्या होगा, E3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले दो कटिबंध हैं उनका आयाम तो ब्लॉक हो गया, E3 माइनस E4 प्लस डॉट डॉट प्लस E। और मैंने आपको क्या कहता था कि परिणामी आयाम जो लिखोगे उसको क्या लिखोगे, पहला जो आयाम है उसका आधा करके लिख दो, बाकी सभी के बराबर होगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं E3/2। तो तीव्रता क्या होगी, I बराबर E स्क्वायर के बराबर होता है, यानी E3/2 का स्क्वायर, और ये हो गया E3 स्क्वायर बाई 4। ये आयाम का स्क्वायर है तो ये अपने आप में एक तीव्रता है, तो इस तीव्रता को I3 लिख दें, E3 की संगत। तो I बराबर अपन क्या लिख दें, I3/4। और तीव्रताओं का क्रम क्या होता है, I1 सबसे ज़्यादा, या फिर अपन ये बोल दें I1 सबसे ज़्यादा, फिर दूसरी तीव्रता I2 थोड़ी उससे कम। तीव्रताओं का क्रम ये होता है I1 I2 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I4। इस प्रकार तीव्रता I1 सबसे सर्वाधिक होती है, बाकी इससे छोटे होते हैं। तो पहले तीव्रता कितनी थी, I = I2/4। फिर चकती का क्षेत्रफल अपन ने बढ़ा दिया, तो तीव्रता कितनी आई, I3/4। नीचे दोनों में 4 है, लेकिन I2 और I3 में बड़ा कौन है, I2 बड़ा है, इसका मतलब ये तीव्रता बड़ी है, ये तीव्रता कम है। यानी आगे आगे जैसे जैसे यहाँ चकती का क्षेत्रफल एक कटिबंध के बराबर था, यहाँ चकती का क्षेत्रफल दो कटिबंध के बराबर है, तो इसका मतलब चकती का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं तो बिंदु P की तीव्रता यानी जो चमक है वो कम होती जाएगी, क्योंकि तीव्रता है वो घटती जा रही है। तो नीचे इसमें लिखोगे कि अर्थात यदि चकती का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं तो पर्दे के प्रेक्षण बिंदु जो P है उसकी तीव्रता है वो घटती जाती है। तो बाकी के जो लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें।